पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान की खास पेशकश कृषि दर्शन में मैं आदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि जगत में जितनी भी खास गतिविधियां हो रही होती हैं उनकी जानकारियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग भी उनके प्रति जागरूक हो सकें और उनसे लाभान्वित हो सके। हमेशा की तरह लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। अब इन तीनों सेगमेंट्स के माध्यम से क्या कुछ खास जानकारियां हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, जानने के लिए आइए शुरुआत करें आज के कार्यक्रम की। किसान भाइयों बहनों, आज 21 जून है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसे हमारे देश भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में मनाया जा रहा है। बता दें आपको, जगह जगह पर खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में कृषि मंत्रालय में भी एक योग शिविर का आयोजन किया गया। और साथ ही आपको बता दें कि दूरदर्शन किसान भी पीछे नहीं रहा। दूरदर्शन किसान ने भी एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया और योग के महत्व को आम जन तक पहुंचाने का एक प्रयास किया है। आइए उसी की एक खास झलक आपको दिखाते हैं। आज 21 जून ये इंटरनेशनल योगा डे है। इस अवसर में हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया। हम लोग ये कृषि भवन का जो प्रांगण में इकट्ठा हुए और पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, वाइस प्रेसिडेंट, उनका मैसेज सुने और उससे इंस्पायर हुए। उसके बाद हम लोग करीब 45 से 50 मिनट योगाभ्यास किए। ये मोरारजी देसाई सेंटर फॉर योगा, इनसे 2 इंस्ट्रक्टर थे, बहुत अच्छे तरीके से सिखाए। ये आज पहला नहीं है, जब से ये डे हो रहा है तब से हमारा डिपार्टमेंट इसमें काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेट करता है। लास्ट ईयर हमारा डिपार्टमेंट केदारनाथ में इंटरनेशनल योगा डे का भी ऑर्गेनाइज किया था और हम ये मानते हैं कि ये हमसे प्रेरणा मिलता है इस सेलिब्रेशन से कि हम नियमित योगा करें और हम लोग को सुस्त रखें और देश का सेवा कर पाए। किसान भाइयों बहनों, आइए अब कार्यक्रम में आपको दिखाते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान। हमारे देश में तुलसी का पौराणिक महत्व है। भले ही ये तुलसी के नाम से जाना जाता हो, लेकिन इसके दूसरे भी कई नाम हैं। मिसाल के तौर पर सुलभा, ग्राम्या, पुरसा, बहुमंजरी और होली बेसिल। दुनिया भर में इसकी करीब 150 किस्में पाई जाती हैं। ऑसिमम बेसिलिकम यानी पोवई तुलसी, ऑसिमम अमेरिकनम यानी काली तुलसी, ऑसिमम ग्रेटिसिकम यानी वन तुलसी या राम तुलसी, ऑसिमम विर्डी यानी जंगली तुलसी, ऑसिमम सैंक्टम और ऑसिमम किलीमंडस्क्रिकम
इसकी कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं। कमाल की बात तो ये है कि इसकी खेती कम उपजाऊ जमीन में भी आसानी से की जा सकती है। हाँ, खेत में पानी की निकासी का उचित इंतजाम होना जरूरी है। वैसे बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत उपयुक्त है। ये उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय दोनों तरह की जलवायु में हो जाती है। खेती 2 चरणों में होती है। पहले बीज बोकर नर्सरी तैयार करेंगे और फिर रोपाई। बुआई के लिए जमीन जून के दूसरे हफ्ते तक तैयार हो जानी चाहिए। जमीन तैयार करने के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी जुताई करेंगे और फिर 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिला लेंगे। सतह से उभरी हुई 1 मीटर लंबी और इतने ही मीटर चौड़ी क्यारियां बना लेंगे। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 750 ग्राम से 1 किलो बीज, 20 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटाश की जरूरत होगी। इसका बीज सीधे नहीं बोना है, बल्कि रेत या बालू में मिलाकर बुआई करनी है। बीज कतारों में बोने हैं। एक कतार से दूसरी कतार की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी है। बीज को ज्यादा गहरा नहीं बोना है। जमाव के 15 से 20 दिन बाद 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन डाल देने से अच्छी पैदावार होती है। 5-6 हफ्तों में पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। रोपाई मौसम साफ रहने पर दोपहर के बाद ही करें और कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर जबकि पौध से पौध की 30 सेंटीमीटर रखें। चूंकि ये बरसात की फसल है, इसीलिए अगर ठीक ठाक बारिश होती रहे तो सितंबर तक कोई सिंचाई नहीं करनी पड़ती। उसके बाद जरूरत के हिसाब से पानी देते रहना है। रोपाई के 1 माह बाद पहली निराई गुड़ाई करनी है और निराई गुड़ाई के 3-4 हफ्तों बाद दूसरी। खेत अगर बड़ा है तो ये काम ट्रैक्टर से भी किया जा सकता है। तुलसी के लिए 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद रोपाई से पहले डालनी है। इसके अलावा 75 से 80 किलो नाइट्रोजन, 40 ग्राम फास्फोरस और 40 किलो पोटाश की जरूरत होगी। रोपाई से पहले फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा जबकि नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा देनी है। बाकी नाइट्रोजन 2 बार में खड़ी फसल में देना है। रोपाई के 10 से 12 हफ्ते बाद तुलसी कटाई के लिए तैयार हो जाती है। ये वो समय है जब पौधे में पूरी तरह से फूल आ जाते हैं और नीचे के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। इस तरह 1 हेक्टेयर फसल से 20 से 25 टन पैदावार ली जा सकती है, जिसमें 80 से 100 लीटर तेल निकल आता है। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ आपको जानकारी दें, कार्यक्रम में हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है।
ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂಥ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡಿಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ. राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का कृषि स्टार्टअप सेगमेंट। हमारे सेगमेंट में हम खेती किसानी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर चुके सफल किसानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि उनकी सफलता की दास्तान को जानकर आप उनसे प्रेरित हो सके। तो कौन है आज के हमारे सफल किसान, आइए आपको मिलवाएं। हमारे देश के किसानों ने अपनी मेहनत और लगन से कामयाबी की नई मिसाल कायम की है और इन्हीं कामयाब किसानों की फहरिस्त में एक नाम उभर के सामने आता है, बलजिंद्र सिंह का। लुधियाना के एक छोटे से गांव में बलजिंद्र सिंह को खेती करते देखकर आपको थोड़ी हैरानी हो सकती है। इनका रहन सहन, पहनावा और काम करने का तरीका गैर परंपरागत है। खेती का सारा काम बलजिंद्र सिंह खुद करते हैं। खेतों में जुताई, बिजाई, सिंचाई और कटाई ये सभी काम उन्हीं के जिम्मे है। फिर भी उनका आत्मविश्वास बताता है कि वो परंपरागत किसान नहीं है। खेती उन्हें विरासत में नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने अपने अनुभवों और समझ के दम पर खेती को नए आयाम दिए हैं। उन्होंने अपने साथी किसानों को भी तरक्की की राह दिखाई है, जिस पर चलकर ये जान रहे हैं कि खुशहाली किसे कहते हैं। बलजिंद्र सिंह ने अपनी कामयाबी का सफर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से शुरू किया था। जब उनका परिवार लुधियाना आया तब उनके पिता ने यहाँ जमीन खरीदी और वो खेती करने लगे। बलजिंद्र सिंह अपने पिता को खेतों में काम करते हुए देखते थे। वो खेतों पर अपने पिता और स्थानीय किसानों को कड़ी मेहनत करते देखते, जिससे उनका घर चल रहा था। बलजिंद्र सिंह का रुझान खेती की तरफ होता गया। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वो बड़े होकर किसान ही बनेंगे। शुरुआती दिनों में बलजिंद्र सिंह ने अपने पिता के साथ गेहूं, धान और सब्जियों की खेती की, लेकिन उन्होंने अपने दायरे को बढ़ाने के लिए और अपने उत्पादों के सही तंत्र को समझने के लिए मंडी जाना शुरू कर दिया। यहाँ उन्होंने जाना कि क्यों किसान हर समय नुकसान में रहता है। उपज का अच्छा दाम नहीं मिल पाने और उपज के सही समय पर नहीं बिकने के कारण बलजिंद्र सिंह बेहद परेशान रहते थे। खेती में आगे अच्छा करने के उद्देश्य से इन्होंने बीज उत्पादन करना शुरू करना चाहा, जिसके लिए इन्होंने बीज उत्पादन के विषय में 5 साल कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण लिया, जिसके फलस्वरूप बलजिंद्र सिंह बीजों के विषय में अधिकांश चीजें जान चुके थे। वो ये जान चुके थे कि बीजों का काम खेती से ज्यादा मुनाफे का है, लिहाजा उन्होंने बीजों का काम करना शुरू कर दिया और ये उनके जीवन का अहम फैसला था। एक ऐसा फैसला जो उनके आगे बढ़ने की नई राहें खोल सकता था। उन्होंने 10 एकड़ जमीन में बीजों का काम शुरू किया। स्थानीय किसान विश्वास पर बलजिंद्र सिंह से बीज खरीदने लगे। बलजिंद्र सिंह बीजों का इस्तेमाल पहले अपने खेतों में करते और गुणों की परख के बाद ही वो दूसरे किसानों को बीज बेचते थे। धीरे धीरे स्थानीय किसानों के बीच बलजिंद्र सिंह ने विश्वास जमा लिया और वो प्रगति की राह पर आगे बढ़ने लगे। हौसला बढ़ा तो बलजिंद्र सिंह बीजों की नई नई किस्में तैयार करते और किसानों को बेचते। उन्होंने बीजों की पैकिंग भी शुरू कर दी। अब वो किसानों को पैक किए हुए बीज बेचने लगे। उनके इस काम ने उन्हें नई पहचान दिलाई और साथ ही आर्थिक संपन्नता भी उनके घर आई। बलजिंद्र सिंह किसानों को केवल बीज ही नहीं बेचते, बल्कि उन्हें बीजों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां भी देते हैं। आज बलजिंद्र सिंह किसानों को गेहूं और धान के बीज सप्लाई कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसान बीज के व्यापार में आए और अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं। बलजिंद्र सिंह का मानना है कि खेती को समझदारी और वैज्ञानिक ढंग से किया जाए तो ये मुनाफा देने वाला काम है। वो युवा किसानों से इतना ही कहना चाहते हैं
कि वो खेती से जुड़ें और बीज उत्पादन कर ज्यादा से ज्यादा आमदनी कमाएं। इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम में एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज के हमारे सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2015 से और अभी तक के कार्यकाल में इससे खेती किसानी के क्षेत्र में एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव आए हैं। कई करोड़ों किसान हमारी इस योजना से जुड़े हैं और लाभान्वित भी हुए हैं। तो किस तरह से ये योजना हमारे किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है, आइए आपको बताते हैं। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी।
ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या ना हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है। किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ आपको बताएं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं। आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। और आपको बता दें कि आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। ईमेल कीजिए हमें। ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।